हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एपी सीरीज समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहले ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर को तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले ये हम लोग जानेंगे कि श्रेणी एक श्रेणी होता है, एक श्रेणी होता है, दोनों में अंतर क्या है। एक श्रेणी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीरीज माने श्रेणी, एक क्रम है, एक निश्चित क्रम है। और एक श्रेणी होता है जो संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें प्रत्येक लगातार यानी क्रमागत दो संख्याओं के बीच में अंतर सब जगह समान होता है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। आज जब समान अंतर हो जाता है तो समांतर आ जाता है। यानी समांतर श्रेणी का मतलब कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें क्रमागत दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वह प्रत्येक जगह पर एक समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 1 है, 3 है, 5 है, 9, 11। इस तरह से हमने एक संख्याओं का समुच्चय लिया। इन संख्याओं के समुच्चय में अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्रमागत दो संख्याएं जो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा। और देखा जाए तो क्रमागत ये दूसरी संख्या 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। फिर 9 में से ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमको 7 होना चाहिए था। 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो क्रमागत दो संख्याओं के बीच में 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी अगर किसी दी गए समुच्चय संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक क्रमागत दो संख्याओं के बीच में अंतर अगर बराबर हो रहा है, सब जगह अंतर एक समान हो रहा है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक क्रमागत दो संख्याओं के बीच में सर्वांतर बराबर होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे शॉर्टकट में एपी सीरीज बोलते हैं। एपी, इसे शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, उसी तरह से हम ले सकते हैं कि -4, -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। तो सब में देखेंगे ना तो अंतर हमको 2-2 का अंतर मिलेगा। इसमें भी 2-2 का अंतर है, 2, 4, 6 है, इसमें भी 2-2 का अंतर है। फिर हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, इस तरह से 25, 10। इसमें सब में 5-5 का अंतर है। प्रत्येक क्रमागत दो संख्याओं के भीतर 5-5 का अंतर है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सब जगह बराबर है तो दी गई जो श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का परिभाषा भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इरेजर में हम इरेज कर देते हैं। देखिए, जो भी संख्याओं का समुच्चय दिया गया रहता है, उन संख्याओं के समुच्चय में जो पहली संख्या लिखी गई होती है, जो कौन सी संख्या लिखी गई होती है, जो पहली संख्या लिखी गई होती है, उस पहली संख्या को हम लोग A1 बोलते हैं। A1 तो पहली संख्या 1,
इसको प्रथम पद भी बोलते हैं। तो प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं इसको, ठीक। फिर द्वितीय पद, द्वितीय पद को हम लोग A2 बोलते हैं। द्वितीय पद यहाँ पर क्या है, द्वितीय पद यहाँ पर 3 है। ओके, द्वितीय पद यहाँ पर 3 है। फिर अगर देखा जाए तो तृतीय पद क्या है, तृतीय पद, तो तृतीय पद को हम A3 बोलेंगे। A3 कितना है, 5 है। फिर चतुर्थ पद अगर देख लिया जाए तो, या चौथा पद, चतुर्थ पद को A4 बोलेंगे। ये A4 कितना है, 7। फिर पंचम पद या पांचवा पद हम लिख देते हैं, पांचवा पद, तो पांचवा पद को आप A5 बोलेंगे। A5 यहाँ पर क्या है, 9। फिर छठवां पद, छठवां पद को A6 बोलेंगे। और ये कितना है, 11। सिंपल सी बात ये है कि आपको जो टर्म दिया रहेगा, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, इसको A5 बोलेंगे, इसको A6 बोलेंगे। ओके, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, छठवां पद, षष्टम पद इसको बोल सकते, ठीक। अब पहले की किताबों में इसी को T1 दिया रहता था, पहले की किताब में इसको T1 बोलता था, कहता था कि भैया ये फर्स्ट टर्म, इसको T1 बोलता था, इसको T2 बोलता था, इसको T3 बोलता था, ये T4 होता था, ये T5 होता था, ये T6 बोलता था। तो T फॉर टर्म भी लिख सकते हैं, और A के भी टर्म में लिख सकते हैं, T के भी टर्म में लिख सकते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे किताबों में A के टर्म में ही लिखा है। जो भी आपको सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज का ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चतुर्थ, ये पंचम, इस तरह से पद होगा, ठीक। तो पद आप जान गए। उसके बाद हमने कहा कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर को हम सर्वांतर बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, सर्वांतर। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये है सर्वांतर। तो सर्वांतर की अगर परिभाषा दिया जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर को ही हम सर्वांतर कहते हैं। किसी दिए गए संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं। ओके, तो सर्वांतर की परिभाषा हो गई। अब सर्वांतर कॉमन डिफरेंस को D से प्रदर्शित करते हैं। D इज इक्वल टू होता है हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हम बोलते हैं। द्वितीय पद यानी A2 माइनस प्रथम पद, प्रथम पद, इसको A1 बोलते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। या हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी बोल सकते हैं। A2 माइनस A1 करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, फिर पांचवें में से चौथे को घटाएंगे, फिर छठवें में से पांचवें को घटाएंगे। इन सभी टर्म को हम कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे। A4 माइनस A3 कर दिए, फिर A5 माइनस A4 कर दिए, फिर A6 माइनस A5 कर दिए।
ये सब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। इस सभी को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यानी प्रत्येक दो पदों के, क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वही सर्वांतर कहलाएगा। ओके, तो d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन भी बोल सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू भी बोल सकते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री। तो इसको हम निकालते हैं, देखते हैं। जैसे ए टू माइनस ए वन से अगर हम निकाल रहे हैं, यहां पर हमने लिया ए टू माइनस ए वन, तो देखिए ए टू क्या है? 3 है, तो 3 माइनस ए वन क्या है? 1। घटाएंगे, देखिए 2 हुआ, हुआ कि नहीं? फिर हमने कह दिया ए थ्री माइनस ए टू, यानी 5 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 3। ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर ये है, 7 माइनस 5 कर दिए। फिर हमने कहा ए फाइव माइनस ए फोर, ए फाइव है 9, 9 माइनस 7 कर दीजिए, 9 माइनस 7 कर दिए। इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस ए फाइव, ए सिक्स है 11, 11 माइनस 9 कर दिए। अगर घटाए हम तो 5 में 3 दिया तो 2, 7 में 5 दिया 2, 9 में 7 दिया 2, 11 में से 9 दिया 2। यहाँ पर देखिए सर्वांतर सब जगह बराबर है, प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक समांतर श्रेणी का पद है। ओके, इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमको दे दिया गया, एक दे दिया, ठीक, हमको कह दिया कि भैया ये है, एक श्रेणी दे दिया, एक, फिर 3/2, फिर 2, फिर दे दिया 5/2, फिर 3। इस तरह से एक संख्याओं का समुच्चय दे दिया। पूछ रहा है कि क्या ये दी गई समस्याओं का समुच्चय एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो इसको सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। इस तरह से ये पद है। ओके, अगर इस तरह से ये है तो हम सबसे पहले जब भी कोई श्रेणी को एपी में दिखाना होगा तो सबसे पहले आप सर्वांतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सर्वांतर हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि सर्वांतर का फार्मूला हमने बताया, सर्वांतर निकालेंगे। डी इज इक्वल टू होता है ये A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। मतलब जो टर्म पहले बड़ा पद टर्म लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर छोटा, प्रत्येक क्रमागत। तो क्रमागत दूसरे से लेंगे, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, फिर पांचवा माइनस चौथा। A2 माइनस A1, A2 अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 3/2 माइनस A1 अगर देखा जाए तो ये है 1 इज इक्वल टू A3 अगर देखा जाए तो 2 है, माइनस A2 देखा जाए तो 3/2 है इज इक्वल टू A4 अगर देखा जाए तो ये 5/2 है, माइनस A3 अगर देखा जाए, A3 कितना है? 2 है इज इक्वल टू A5 अगर देखा जाए तो 3 है, माइनस A4 देखा जाए तो 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या अंतर बराबर हो रहा है कि नहीं। तो बटा में 1 हम कर दें, बटा में 1 कर दिया। जब हमने बटा में 1 कर दिया तो यहाँ पर 2 एलसीएम, सब जगह हम एलसीएम लेते हैं, सब जगह एलसीएम हमको देखने को एक ही मिलेगा, वह होगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। एक बार क्या, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस 1 का पारा पड़ेंगे तो 2 में तो 2 बार जाएगा, 1 दूनी 2, 2 बार, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर भी वही 1 दूनी 2, 2 बार गया तो 2 दूनी 4, माइनस 2 एकम 2 एक बार में चला गया तो 3 एकम 3, ऊपर 3 है। यहाँ पर 2 एकम 2 एक बार में कट गया,
1 5 एकम 5 माइनस 1 दूनी 2, 2 बार में गया है तो 2 का 2 में गुणा कर दे तो 4 हो गया। फिर 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 का 3 में गुणा कर दे, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 का 5 में गुणा कर दे तो 5। इतना तो ल समस्या की प्रक्रिया है, ये आनी चाहिए। 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो ये 1/2, ओके, इज इक्वल टू 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2। फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, 1/2। फिर 6 में से 5 घटाएंगे 1/2, हुआ कि नहीं? यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, सर्वांतर आया, वह देखिए सर्वांतर एकदम प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है वो आपको एकदम बराबर दिख रहा है, 1/2 लिख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि सर्वांतर बराबर है, चूंकि क्या है, सर्वांतर बराबर है। इसको एक बार हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि सर्वांतर बराबर, है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है, इस तरह से हम दिखाएं। हमेशा दिए गए टर्म, जो भी टर्म दिया गया रहेगा, पूछेगा कि क्या ये एपी में है, तो एपी में है इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का हम अंतर हम निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, और इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, सर्वांतर हमने निकाल दिया। ओके, जब ये निकाल दिया तो सब में हम देखे हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तब भी 1/2 आया है, तीसरे पद में से दूसरे को घटाएं तब भी 1/2 आया है, चौथे पद में से तीसरे को घटाएं तब भी 1/2 आया है, पांचवें पद में से चौथे पद को घटाएं तब भी 1/2 आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि सर्वांतर बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 3/2 2 5/2 3 ये एपी में है। ओके, इस तरह से हम दिए गए श्रेणी का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि कौन श्रेणी एपी में है और कौन श्रेणी एपी में नहीं है। मान लेते हैं कि इसका अंतर बराबर नहीं हुआ, जब अंतर बराबर नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट पर चलते हैं, चाहे इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, कलर चेंज करते, ब्लैक कलर ही ठीक है। ओके, जैसे हमने ले लिया कि 2 5 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमने दे दिया, एक श्रेणी हमने दिया कि 2 5 7 11 15 क्या ये एपी में है, इसको बताना है। तो देखिए, ये तो प्रथम पद हो गया A1, ये प्रथम पद हो गया A1, ये द्वितीय पद A2 हो गया, ये तृतीय पद A3 हो गया, ये चतुर्थ पद A4 हो गया, ये पंचम पद A5 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। D इज इक्वल टू क्या हुआ, D इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कहेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू कहेंगे A5 माइनस A4। देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है। A2 माइनस A1, A2 अगर देखा जाए तो 5 है, और A1 A2 5 है, A1 2 है, बराबर A3 अगर देखा जाए तो 7 है, और A2 क्या है 5 इज इक्वल टू A4 देखा जाए तो 11 माइनस A3 देखा जाए तो 7 इज इक्वल टू A5 अगर देखा जाए तो
15 है और A4 कितना है 11। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो ये 4 आएगा, और फिर 15 में से 11 गया तो क्या हो गया 11 4 15 4 हो गया। अब बताइए ये जो दी गई श्रेणी है, इस दी गई श्रेणी का सर्वांतर बराबर हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर डी का मान सब जगह एक बराबर हो रहा था, एक बराबर हो रहा था ना, 1/2 है तो 1/2 1/2 1/2। लेकिन यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आया है उसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तो उसको आप क्या कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि दी गई श्रेणी का सर्वांतर बराबर नहीं, सर्वांतर बराबर नहीं, अतः संख्या भी लिख सकते हैं, अतः 2 5 7 11 15 एपी में नहीं, एपी में नहीं। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ओके, यानी समांतर श्रेणी में कोई टर्म है कि नहीं है इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको सर्वांतर दिखाना पड़ेगा। यहां पर हमने सर्वांतर डी का मान दिखाया जो सब जगह एक समान था, इसलिए 3/2 2 5/2 और 3 एपी में है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर सर्वांतर सब जगह बराबर नहीं था, इसलिए दिया गया जो टर्म है, जो संख्याओं का समुच्चय है, यह एपी में नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। और जैसे मान लेते हैं कि एक हमने श्रेणी दिया 1 3 5 7, इस तरह से श्रेणी दिया, तो कह रहा है कि इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 है तो 5वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया जाता है और उस फार्मूले के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम n वां पद ज्ञात करना, एक फार्मूला है। n वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है an = a + n-1 × d। ये समांतर श्रेणी का एक फार्मूला है। कोई भी पद ज्ञात करना रहेगा, इस श्रेणी का जैसे तीसरा पद 5 है, चौथा पद 7 है, तो इसका हमको ज्ञात करना रहेगा कि 20वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा, 9999वां पद क्या होगा। ये सब चीजों को ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम लिख देंगे, जहां ए बराबर, इस ए को हम प्रथम पद बोलते हैं, इस ए को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इस n को बोलते हैं पदों की संख्या, n को बोलते हैं पदों की संख्या, और d को बोलते हैं, आपको d को बताया ही है कि d को हम बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। an को बोलते हैं, an को n वां पद याद करना,
ए एन को यनवा पद बोलते हैं, ए एन को यनवा पद, ए को प्रथम पद बोलते हैं, यन को पदों की संख्या बोलते हैं और डी को सर्वांतर। इसी के बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यनवा पद का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे देखिए, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि एक श्रेणी 1 3 5 7 डैश डैश, तो इसका 11वां पद बताइए कि क्या होगा। चाहे 11वां पद छोड़िए, हम थोड़ा शॉर्ट बताते हैं। इसका हमने कहा कि 7वां पद बताइए कि क्या होगा, श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। ठीक, तो 7वां पद हमको निकालना है। 1 3 5 7, चलिए इस श्रेणी को हम लेते हैं। ये श्रेणी है 1 3 5 7 डैश डैश डैश। कह रहा है कि इसका 7वां पद क्या होगा। तो प्रथम पद तो ये हो गया A1, ये A2 है, ये A3 है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इस तरह से 7वां पद क्या होगा। तो जनरली में अगर देखें तो चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते तब बताते हैं। हमारा फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। 7वां पद निकालना है ना, 7वां पद कौन सा पद, 7वां पद। ए यन की जगह पर 7 रख देंगे। प्रथम पद अगर देखा जाए, पहले इससे पहले हम लिख देंगे कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद है 1, सर्वांतर कितना है, अंतर कितना है, तो अंतर A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे या A3 माइनस A2 कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो चेक करेंगे कि यह AP में है कि नहीं। ठीक ना, देखिए A4 माइनस A3, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू A3 माइनस A3 यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 7 माइनस 5। जब सॉल्व कर देंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। यानी सर्वांतर तो सब जगह बराबर है ना। तो सबसे पहले दी गई श्रेणी को हम ये चेक करेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। प्रथम पद 1 है, डी की वैल्यू 2 है। पदों की संख्या कह रहा है कि 7वां पद, यानी n बराबर 7 है, फार्मूले में रखते हैं। A7 बराबर प्रथम पद 1 प्लस n यानी 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 इंटू डी है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं। A7 इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणे 2। A7 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 6 दूनी 12 और 12 1 कितना हो जाएगा 12 1 13। ठीक ना, हमने फार्मूले से ले आया कि 7वां पद 13 होगा। अब जनरली हम चेक करते हैं कि क्या 7वां पद 13 होगा, तो इसको हम लिखते हैं जो सीरीज है, जो श्रेणी है, श्रेणी को रहता है 1 है 3 है 5 है 7 है, तो 4 पद लिख दिए, 2 2 को हम जोड़ते जा रहे हैं, 7 2 9 होगा, 9 2 11 होगा, 11 2 13 होगा, 13 2 15 होगा, 15 2 17 होगा। इसी तरह तो श्रेणी बनेगी, 2 2 का अंतर है। तो इसमें देखो, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, पांचवा पद, ये छठवां पद, ये सातवां पद, ये आठवां पद, ये 9वां पद है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 9वां पद है A7 13, और यहाँ पर A7 कितना आया है 13 आया। ओके, तो फार्मूले से भी हमने जब सॉल्व किया तो 7वां पद हमारा कितना आया, 7वां पद 13 आया, और जनरली में अगर देख रहे हैं तो भी हमारा 7वां पद 13 हुआ। ओके, तो इस तरह से हम फार्मूले से और जनरली में हम देख सकते हैं कि फार्मूले से जो आंसर आ रहा है और जो नॉर्मली क्वेश्चन से आंसर आ रहा है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये हमने दोनों को एक्सप्लेन किया। ठीक, तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
जहाँ पर ए को प्रथम पद बोलेंगे, यन पदों की संख्या रहेगा, और डी को सर्वांतर बोलेंगे, और ए एन जो रहेगा वो यनवा पद रहेगा। ओके, फिर अगर चलेंगे नेक्स्ट पर देखते हैं, तो इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, यनवा पद हो गया सब कुछ ये सब। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि हमने एक और एग्जांपल ले लिया कि अंडर रूट 2 है, फिर अंडर रूट 8 है, फिर अंडर रूट 18 और अंडर रूट क्या है 32 है। कह दिया इस तरह से, कह रहा है कि इसका आप 15वां पद बताइए, 15वां पद क्या हो। अपने मन से क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि एक श्रेणी है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 18 है, अंडर रूट 32 है, तो इसका 15वां पद क्या होगा। ठीक, तो 15वां पद थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, चलिए वैसे भी नॉर्मली में करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है अंडर रूट 2 है। सर्वांतर डी क्या है, तो डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 से इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, A2 अगर देखा जाए तो सेकेंड टर्म क्या है अंडर रूट 8 है, माइनस A1 क्या है अंडर रूट 2 है, इज इक्वल टू A3 क्या है अंडर रूट 18 माइनस A2 क्या है अंडर रूट 8। फिर ये है अंडर रूट A4 कितना है अंडर रूट 32 माइनस A3 कितना है अंडर रूट 18। ओके, अब चेक करते हैं कि सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो अंडर रूट 8 को हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस अंडर रूट 2 करते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 18 को हम तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 2 3 6 3 18 माइनस अंडर रूट 8 को तोड़ देंगे तो वही होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 32 को हम तोड़ते हैं, 32 को, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस अंडर रूट 18 का कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 3 18। ठीक है, अब पीछे से जोड़ा बनाएंगे, इधर जोड़ा जो बाहर निकल जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल, इधर से 3 का जोड़ा बना दिए तो ये 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस इधर से इसको जोड़ा बना दिए तो 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू इसमें जोड़ा बना दिए, पीछे से एक जोड़ा बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। इसको अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमको अंडर रूट 2 मिल जाएगा। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो 1 अंडर रूट 2 मिल जाएगा। फिर 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो 1 अंडर रूट 2 मिल जाएगा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सर्वांतर जो है वो क्या है, सर्वांतर आपस में बराबर है। यानी हम कहेंगे कि प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है, प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है अंडर रूट 2, ये आपस में क्या है बराबर, ये आपस में बराबर। जब आपस में ये बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि यह दी गई जो श्रेणी है वह एपी में होगी, वह क्या होगी एपी में होगी। ये हमारा क्वेश्चन, यहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि सर्वांतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी एपी में है। जब हमको पता चल गया कि सर्वांतर बराबर है तो हम इसका 15वां पद निकालते हैं। अब देखते हैं कि 15वां पद इसका क्या होगा। चाहे कह देगा कि इस तरह से 4 पद दिया है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 4 पद दे दिया है, A1 A2 A3 A4 दे दिया है। कहेगा कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। जैसे पहले तो हम 15वां पद निकाल देते हैं। चाहे इसको हम लास्ट में निकालेंगे, लास्ट में। चौथा पद है ना 5वां पद, क्रमागत। क्रमागत 3 पद, क्रमागत 3 पद। तो 4 पद तो दे दिया है, हमको 5वां पद निकालना है। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक। तो 5वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, 5वां पद बराबर होता है 5वां पद माइनस चौथा पद। 6वां पद क्या होगा? A6 माइनस A5, उसे एक कम वाला पद। 7वां पद निकालना है तो A7 माइनस A6 निकालेंगे। तो ये पद निकालना है ना सब। इससे तो पदों की संख्या निकलेगी ना। हमको टर्म निकालना है कि टर्म क्या हो। A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस एक कम वाला पद 4D। 6वां पद क्या होगा? A प्लस 5D। 7वां पद क्या होगा? 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D। क्योंकि फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। तो 5वां पद तो एक ठो कम कर देंगे 4D, 6वां पद तो एक ठो कम 5D, 7वां पद तो A प्लस 6D। A का मान हमको पता है कितना है, √2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, D का मान √2 है, इज इक्वल टू A का मान √2 प्लस 5 इंटू √2, फिर A का मान √2 प्लस 6 इंटू √2। ठीक, देखिए ये √2 एक √2 प्लस ये 4 √2 इज इक्वल टू एक √2 प्लस 5 √2 प्लस √2 प्लस 6 √2 जोड़ देंगे। 4 √2 में से एक √2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 √2। 5 √2 में एक √2 जोड़ देंगे तो 6 √2 हो जाएगा। फिर 6 √2 में एक √2 जोड़ देंगे तो 7 √2 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 √2 को अगर टर्म में ले आते, इस रूप में अगर ले आना है तो देखिए इस रूप में क्या किए थे, जो बाहर निकला था उसका अंदर जोड़ा बना है तभी तो बाहर निकला है। तो जो बाहर निकला है उसको अंदर जोड़ा बना देंगे। अंडर ये लिख देंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 बाहर निकला है तो 5 का जोड़ा बना देंगे। यहाँ पर हो जाएगा अंडर 2 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, क्योंकि ये जोड़ा बना होगा तभी जाकर के बाहर निकला है। ओके, तो ये हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 × 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 6 × 36 दूनी क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। फिर 7 × 7 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमने 5वां पद को क्या लिखा, A प्लस 4D। कैसे 5वां पद A प्लस 4D हुआ, मान लेते हैं A 5वां पद। तो फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना। 5वें पद के जगह पर A प्लस 4D क्यों लिखे, A रख दिए, N के जगह पर 5 रखना है तो 5 - 1 कर देंगे इंटू D। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 4D।
हुआ कि नहीं पांचवा पद? मतलब जौन सा टर्म निकालना रहेगा, जो भी टर्म निकालना रहेगा, उससे एक कम डी से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो पांचवा पद को a प्लस 4d लिख दिए, एक कम तो a प्लस 5d, सातवां पद a प्लस 6d, और इस तरह से सॉल्व किए तो हमको ये कौन सा पद आया? ये आया है पांचवा पद है, ये हमारा पांचवा पद a5 है। ये क्या है? a6 है। क्या है? a6 है, और ये a7, यानी सातवां पद है, ये छठवां पद है, और ये पांचवा पद है। ओके, तो इस तरह से हम किसी दिए गए श्रेणी के, किसी दिए गए एपी के, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि क्या यह एपी में है या नहीं है, और जब एपी में है तो हमको ए पता चल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, उसके बाद श्रेणी का कोई सा भी पद हमको ज्ञात करना रहेगा, हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो देखिए, अब रहेगा जैसे अंत से यह नौ पद ज्ञात करना रहता है, अंत से चाहे पदों की संख्या ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना। इसके लिए भी वही फार्मूला रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम बोल सकते हैं, ए एन को लास्ट टर्म भी हम लेते हैं, या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमको दे दिया कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 3 को हम छोड़ दिए बेचारे, 3 कहाँ चले गए जी? 1 है, 3 है, 5 है। इस तरह से हमने दे दिया, मान लेते हैं कि दे दिया 21, ठीक, यानी हम अंतिम पद दे दिए। अब पूछ रहे हैं कि कितने इसमें पद हैं, इसमें कितने पद हैं, उसको ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। ये लास्ट टर्म यल दे दिया है 21, ठीक है। प्रथम पद दे दिया है ए इज इक्वल टू 1 है, डी निकालेंगे क्योंकि ये एपी दिया रहेगा, पहले से ज्ञात रहेगा, ठीक ना, कि ये एपी है ऑलरेडी। तो इसमें दो ही टर्म मिल लेंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2, 9 में से 7 घटाएंगे तब भी 2 होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले पर हम रखते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है? 21, 21 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू ए कितना है? 1, 1 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालना है, कितना है? 12 है, और डी की वैल्यू कितना है? 2 है, ठीक है। 21 बराबर 21 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 से गुणा कर देंगे तो 2n, और माइनस 2 1 2, ठीक है। अब क्या कर देंगे? 21 इज इक्वल टू 2n पहले लिख दिए, और 2 में से 1 घटा देंगे क्योंकि -2 है, +1 है, तो -1 होगा। -1 को इधर लेते आ रहे हैं तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। 21 में 1 जोड़ दिए तो ये 22 हो गया, इज इक्वल टू 2n, या n इज इक्वल टू 2 से गुणा इधर जाएगा तो 22 भाग में हो जाएगा, 2 से काट देंगे 11, यानी n का मान कितना आ गया? 11। पदों की संख्या कितना होगी? 11। अब हम फार्मूले से तो हमने ले आया कि इसमें, इस श्रेणी में पदों की संख्या 11 होगी, 1 3 5 7 9 इस तरह से लिखते जा रहे हैं, तो पदों की संख्या 11 होगी, ये हमने फार्मूले से ले आया। अब इसको जनरली तौर पर हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा फार्मूला है वो 100% सही है, तो इसको चेक करेंगे। अब देखिए, हमको श्रेणी दिया है क्या? जो ये श्रेणी दिया है, इस श्रेणी को देख रहे हैं, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसको लिखते जाइए, 21 तक लिखिए, 9 11 13 15 17 19 और 21। देखिए लास्ट 21 था, 21 तक हम लिखे। अब इसमें टर्म को गिनिए क्योंकि हमको पदों की संख्या ही निकालना है। फार्मूला ने कहा कि इस फार्मूले से लगाइए
तो पदों की संख्या 11 आएगी। अब इसमें देखते हैं 11 पद है कि नहीं। तो एक पद A1, ये A2, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ये A9 है, ये A10 है, ये A। बताइए 11 पद टोटल हुए कि नहीं। ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पदों की संख्या 11 हुई। हम फार्मूले से भी पदों की संख्या को 11 ले आए, और नॉर्मली में भी हमने जब काउंट किया तो पदों की संख्या 11 हुई। इससे यह स्पष्ट है कि ये जो फार्मूला है यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पदों की संख्या को ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक, और यही फार्मूला हम पदों की संख्या को भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं। कब? जब हमें अंतिम पद दिया गया रहेगा। तो जब हमें अंतिम पद ज्ञात होगा तो हमको यही फार्मूले का उपयोग करना है। ओके, तो नेक्स्ट अब चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर। एक अंत से यनवा पद होता है, एक फार्मूला होगा अंत से यनवा पद ज्ञात करना। अंत से यनवा पद ज्ञात करना, एक फार्मूला अंत से यनवा पद ज्ञात करना। तो अंत से जब भी यनवा पद ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। जैसे वो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये अंत से यनवा पद ज्ञात करने का ये फार्मूला है। अब अंत से यनवा पद ज्ञात करने का मतलब क्या है, इस पे जो जो लिखा है उसको हम देख लेते हैं। तो ए एन का मतलब होता है ये तो यनवा पद, ए एन का मतलब यनवा पद। ओके, यन का मतलब हो जाएगा, इसमें बस यन का मतलब पदों की संख्या, यन का मतलब पदों की संख्या में। ओके, ठीक है। और डी का मतलब होता है सर्वांतर, डी का मतलब क्या होता है, सर्वांतर। ठीक, और यल का मतलब हम ले लेंगे अंतिम पद, यल का मतलब अंतिम पद है। अंतिम पद है। ठीक, अब देखते हैं हम। जैसे एक श्रेणी हमने लिखा, इसी को ले लेते 1 3 5 7। ठीक, डैश 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 डैश, हम ले लिए 21। ठीक है, तो प्रारंभ से अगर दूसरा पद पूछेगा तो 3 है, प्रारंभ से तीसरा पद 5 है, प्रारंभ से चौथा पद 7 है। लेकिन जब हम पूछ दिए कि अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, में अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, में अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, अगर ये है तो इसमें यही फार्मूले का उपयोग करिए। तो इसमें क्या है, A1 क्या है, A1 मान लीजिए क्वेश्चन ये लिख दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन है, A1 1 है, D क्या हो जाएगा, तो D A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 कर दिए तो D हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पदों की संख्या सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी क्योंकि अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक ना, तो पदों की संख्या जब हम लोग इसी को हम फाइंड किए थे पीछे, इसी क्वेश्चन को एक हम सॉल्व किए थे, तो पदों की संख्या हमारी कितनी आई थी, 11। कितनी आई थी, 11। यानी 1 3 5 7 से लेकर के लास्ट में करेंगे 21, तो इसमें पदों की संख्या 11। ठीक, अंत से चौथा पद देखा जाए तो अंत से पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताइए चौथा, अंत से चौथा पद 15 आया कि नहीं है। अब हम फार्मूले से चेक करते हैं कि क्या अंत से चौथा पद आएगा। वो
तो यन का मान तो ऑलरेडी कितना आ गया है 11, पदों की संख्या कितनी आई है 11। अब फार्मूला रखते हैं, ए एन इज इक्वल टू फार्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन देख लीजिए, हमको निकालना है कौन अंत से चौथा पद, तो ए4 निकालना। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद भी लिख देते हैं एल इज इक्वल टू 21, एल के जगह पर 21 लिखते हैं माइनस एन, एन की वैल्यू 11 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 11 में से 1 गया तो 10 गुणे 2, तो 21 माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। एल का मतलब 21 है, एन का मतलब 4 है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। एन का मतलब यहाँ पर 4 रखना, चार माइनस 1 रखना है। हम कहें कि 21 में 20 घटा देंगे तो 1 के हो जाएगा। A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस, क्योंकि चौथा पद निकालना था ना, तो एन के जवाब 4, 4 में से गया 3, 3 गुणे 2 कर दिए, तो A4 हमारा हो जाएगा 21 माइनस 6, A4 चौथा पद, 21 में से 6 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। बताइए अंत से चौथा पद हमारा 15 आ रहा है, फार्मूले से अंत से चौथा पद 15 आ रहा है कि नहीं। और इसमें देखिए हम काउंट करते हैं, देखिए अंत वही सीरीज है 1 3 5 7 9, लास्ट में 21 था। अंत से देखिए चौथा पद 1 2 3 4, बताइए अंत से चौथा पद 15 आया कि नहीं। तो अंत से यह नवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, या अगर आप चाहें तो वो भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू वैसे तो अगर देखा जाए तो 2 आया है, लेकिन अगर डी की वैल्यू -2 रखते हैं तो इस फार्मूले पर भी हमारा वही आंसर है। जैसे देख लीजिए ए एन इज इक्वल टू, अब इसमें फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे, फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन माइनस वन चौथा पद, तो 4 माइनस 1 पूरे डी का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से ये हो जाएगा अंत से नवा पद। वैसे नॉर्मली जनरली में सिंपल सा यही फार्मूला अप्लाई होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। जहाँ पर ए एन इज इक्वल टू एनवा पद, एन इज इक्वल टू पदों की संख्या, डी बराबर सर्वांतर, एल इज इक्वल टू अंतिम पद होता है। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये जाना कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हमने जाना। समांतर श्रेणी अगर कोई भी दिया गया संख्याओं का समुच्चय है वह एपी में है कि नहीं है, उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। जब हमने सर्वांतर निकाला यानी कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, तो हमने उस दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात किया। पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ओके, फिर उसके बाद अगर हमको पदों की संख्या ज्ञात करना था कि दी गई श्रेणी में कितने पद हैं, तो उसके लिए अंतिम पद दिया रहता था, तो उसका फार्मूला हमने निकाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, या एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। फिर अगर दी गई श्रेणी है, कोई भी श्रेणी दिया गया था, तो अंत से यह नवा पद क्या होगा, तो अंत से यह नवा पद ज्ञात करने का हमने फार्मूला दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से एपी सीरीज का चैप्टर 5 जो है क्लास 10 का, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज यानी 5.1 और 5.2 दोनों को इस दिए गए फार्मूले से हर एक क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी कि संख्याओं का योग क्या होगा, एस एन जिसका फार्मूला होता है
n पदों का योग, Sn इज इक्वल टू फार्मूला रहेगा Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर हमको फार्मूले पर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे और इससे रिलेटेड जो भी और नेक्स्ट फार्मूले हैं, एक अंतिम पद अगर दिया रहता है तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। तो इन सभी फार्मूले पर नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।